साथियों, आज वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल संसद के अंदर पेश कर दिया गया और इसी के साथ 1995 और 2013 में जो वक्फ बोर्ड को बहुत सारी शक्तियां दे दी गई थी कि वो मुगल के और इस्लामिक पंथ के धर्म के विश्व में आने से पहले के संपत्तियों को वो अपना बताता था। ऐसे वक्फ बोर्ड पर अंकुश लगाना जरूरी था। तमिलनाडु के अंदर 1500 वर्ष पुराने मंदिर पर उन्होंने दावा ठोक दिया था। तो जैसा विपक्ष के महागठबंधन के नेता और कुछ गुमराह जनता ये बोलती आ रही थी कि जनता और विपक्षी दल मिल करके बीजेपी के ऊपर अंकुश लगाना जरूरी था, क्योंकि पूर्ण बहुमत से 272 प्लस बीजेपी रहती थी तो बिना किसी से सोचे समझे सीधे कानून लागू कर देती थी। ठीक उसी तरह से 1995 से लेकर के 2013 के बीच तब की यूपीए सरकारें वक्फ बोर्ड को असीमित संसाधन दे दिए थे। जिसको चाहो उसको अपना बना लो, अपनी प्रॉपर्टी बना लो। तो उसके विरोध में उस पर अंकुश लगाने के लिए जो विपक्ष सरकार के ऊपर अंकुश लगाना चाहता था, ठीक विपक्ष के द्वारा वक्फ बोर्ड को दिया गया इतना ज्यादा अधिकार जिससे वो निरंकुश हो गया था, उस पर बिल्कुल अंकुश नहीं था। और भारत का तीसरे नंबर का लगभग 9 से 10 लाख एकड़ जमीन उसके पास जबरदस्ती लेकर के कब्जा कर लिया गया था। उसी पे अंकुश लगाने के लिए सरकार ने, एनडीए सरकार ने आज संसद में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पेश कर दिया है। आप पहले देखिए कि इस पे सभी नेताओं के थोड़े थोड़े क्लिप मैं दिखा रहा हूँ कि ये इस पे क्या बोले हैं। मैं कहना चाहता हूँ, हम सबका कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, बौद्ध हो सकते हैं, पारसी, सिख सब हो सकते हैं। इसलिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी धर्म से जोड़ना सही नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड में इस धर्म को लेके आना चाहिए, हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ मेंबर होना चाहिए। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हिंदू है या अगर क्रिश्चियन है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी एमपी को चुन के भेज दिया बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो बोर्ड में मेंबर होता है तो क्या हम उसको चेंज कर देना चाहिए उसके धर्म को? ये बेसिक बात है सर। इसलिए सर ये बिना मतलब का ये इशू उठा रहे हैं सर। उसके बाद सर अब मैं सर एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड को अच्छा से चलाने के लिए वहाँ टैलेंटेड लोग चाहिए, जानकारी लोग चाहिए। ऐसे किसी को आप उठा करके किसी वक्त में मेंबर नहीं बना सकते हैं सर। इसके लिए जो रिकमेंडेशन हमको मिला है, हर कमिटी और जो जेपीसी से भी रिकमेंडेशन मिला है, मैं उसी को बता रहा हूँ। डाइवर्सिफाइड टैलेंट पूल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाला जिसका अच्छा नॉलेज है, ऐसे लोगों को हम लोग बोर्ड में लाना चाहिए। अच्छे ऑफिसर्स को वक्फ बोर्ड को मैनेज करने के लिए उनको ऑफिसर के हिसाब से वहां नियुक्त होना चाहिए। ये सब बातें हमने रखा है, ये सारा आपका रिकमेंडेशन है। हम बार बार आपको बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं, आपका रिकमेंडेशन है, इंप्लीमेंट हम कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। और सर खास करके जो बच्चे और महिलाओं के लिए हमने काफी ध्यान रखा है, ताकि कल को ये एक्ट पास हो जाने के बाद कोई मुसलमान बच्चे या महिला किसी तरीके से उनको इंसाफ मिलने से वंचित रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए ठोस प्रावधान हम लोगों ने यहाँ रखा गया है। और सारा जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो प्रोसीड्स है, जो भी उसका इनकम होगा, ये सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी का वेलफेयर के लिए ही खर्चा होगा। और हम चाहते हैं जब मुसलमान समुदाय को हम लाभ पहुंचाना चाहता है तो हम खास करके गरीब मुसलमान महिलाओं के लिए जो बैकवर्ड है उनके लिए हम कह रहे हैं, आप लोग का हाथ छोड़ेंगे तो आप लोग तो कभी भी इनको कोई मदद देने वाला नहीं है इतने सालों तक। इसलिए हमको ये प्रावधान करना पड़ रहा है।
ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है। ये भ्रम फैलाना चाहते हैं और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय, कौन सा सिख समुदाय जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी? सड़कों पर घूम घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। श्रीमती सुप्रिया सुले। Sir, I stand here on behalf of the NCP vehemently requesting the government either to withdraw the bill completely. That is our request to this government, because no detailed consultations have been done with
there's people who actually are running this organization today. So I request with full humility to this government to either withdraw it, and if they do not want to withdraw it, at least send it to a standing committee or make a committee together of the entire all party meeting and then do it. Please do not push agendas without consultations. I will not repeat a single point which earlier Michael, but the sad part is this, that we did not find about this bill from the parliament. We found out about this bill from the media. So is this the new way of this government working? कि पहले मीडिया को बताएंगे फिर पार्लियामेंट होगा, तो हम पढ़ के पार्लियामेंट पहले मीडिया में बताएंगे पहले. How? What is this new work of starting, sir? So you are insulting the parliament as a system and a democracy which we are also proud of. So our parliament has been undermined here. So you think we have no problem if you are leaking things to media? But don't do selectively. This office, this is a temple of democracy. We take our job very seriously. So तो आपने देखा कि इस पे पक्ष प्रतिपक्ष के नेताओं की क्या स्पीच थी, क्या बोले वो, और उनके दिल में कितनी कुंठा भरी है विपक्ष के नेताओं में कि वो बहुसंख्यक समाज को न्याय दिलाने के लिए वक्फ बोर्ड के कानून में अमेंडमेंट कराने के पक्ष में नहीं है, लेकिन ये जनता गुमराह हो करके बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं दी है, जिसके वजह से मजबूर होकर के जेपीसी में इस अमेंडमेंट बिल को भेज दिया गया है। अब देखना है कि वहाँ से ये बिल जेपीसी टीम जांच करने के बाद, उस पर सर्वे करने के बाद, उसको पूरा पढ़ने के बाद क्या डिसीजन देती है। जबकि अब भी एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, अगर वो चाहती तो वो इसको संसद के अंदर पास भी करा सकती थी, लेकिन उन्होंने जेपीसी में भेजा ताकि विपक्ष बाद में अनशन प्रदर्शन और जो रोड पर लाखों व्यापारियों के बिजनेस पे ये आंदोलन करवा करके और एक योजनाबद्ध तरीके से फंडिंग करके भारत के अंदर किसी भी कानून को लेकर के आग लगाई जाती है, वो न हो। लेकिन जेपीसी में भी अगर ये कानून पास हो जाता है तब भी ये मानेंगे नहीं। अगर जरा सा भी मौका मिला तो ये माहौल खराब करने से बाज नहीं आएंगे। जब बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए जब इनके नेता गलत बयान दे रहे हैं, भारत के अंदर बांग्लादेश जैसी स्थिति का डर दिखा रहे हैं, और विनेश फोगाट जिनके फाइनल में बाहर होने के तरीकों पर जिस तरह से भ्रम फैलाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर उनकी धज्जियां उड़ गई सही तरीके से जब ये जानकारी हुई कि विनेश फोगाट का वेट 2 किलो 7 से 800 ग्राम तक बढ़ा था। और फिर उन्होंने पूरी रात कोशिश की, लेकिन फिर भी 100 से 150 ग्राम वेट उनका ज़्यादा आया। और जबकि विनेश फोगाट ने अपने मन चाहे मेडिकल टीम, ट्रेनर टीम और जितने भी उपकरण वो अपने मन चाहे तरीकों से सरकार को बताती गई, और लगभग सरकार ने 70 लाख रुपए के आसपास उनके ऊपर खर्च किए थे ओलंपिक में जाने से पहले। और ये लोग सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। ये गजब के इंसान हैं, इनको सत्ता चाहिए किसी भी हालत में, देश जले या देश टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाए, विभाजित हो जाए, इनको सिर्फ राजनीति करनी है। और ये वक्फ बोर्ड अगर देखा जाए तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा दलित बंधुओं का जमीन हड़पी है। जो गरीब निचले तबके कुचले लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनका धर्मांतरण करा करके पहले तो या तो उसको उनका इस्लामीकरण कराए या बौद्ध ईसाई बनाते हैं, और कुछ पैसे दे करके उनकी ज़मीनें चतुराई से अपने पास ले ली जाती हैं। शुरू में बताया नहीं जाता है, और फिर बाद में अचानक से ये सामने आता है कि उन्होंने निचले वर्ग के लोगों की, दलितों वर्ग के लोगों की ज़मीन को उन्होंने अपने नाम करा लिया है। वो अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, और तब तक काफ़ी देर हो चुकी रहती है। और वो जाए तो जाए कहाँ? ऐसे गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग कुछ कर भी नहीं सकते। तो इस पे ज़्यादा पावर इनको देने की वजह से सरकार ने जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाया है, इसका पुरजोर समर्थन होना चाहिए। पूरे हिंदू समाज को इसका एक तरफ से समर्थन करना चाहिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि आम जन तक ऐसे वीडियो पहुँचे और वो जागरूक हों और ऐसे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट बिल के बारे में वो जाने। अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने देश हित का ख्याल रखें, अपने सेना के प्रति ईमानदारी से श्रद्धा रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।